अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और सहाफ़ी के साथ आज मौजूद हैं एक बड़े सियासी और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की एक बड़ी इलामत हर लिहाज से जनाब एजाज़ुल हक, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, सरबराह मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक हैं। और इस बात को कहने में कोई आर नहीं कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में जो विरासती सियासत है, मौरूसी सियासत है, उसमें अगर एक तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक ज़िंदा है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा रहीं और फिर बिलावल भुट्टो ज़िंदा रहे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में जनरल ज़ियाउल हक भी ज़िंदा हैं। और आज हमारे ख़ास मेहमान जनरल ज़ियाउल हक, जो कि एक फ़ौजी हुक्मरान रहे, उनके फ़र्जंद जनाब एजाज़ुल हक, जो न सिर्फ ये कि आज एक मारूफ सियासतदान हैं बल्कि मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के नाम से सियासी जमात के सरबराह भी हैं, जो कौमी असम्बली के रुकन हैं और इसी सियासी जमात के एक रुकन पंजाब असम्बली के भी हैं, जो बहावल नगर से PP 241 से मुंतखब हुए हैं। उनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक साहब। आपके साथ तो सहाफ़ियों की, सियासतदानों की लव हेट रिलेशनशिप रहती है और पाकिस्तान की सियासत और उसका पस मंज़र कुछ ऐसा है कि मौरूसी सियासत और सियासतदानों के जो तारीख़ है उसको भुलाना भी नामुमकिन है, मगर इसके साथ साथ जो इनफरादी रोल है सियासतदानों का उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आप आज सहाफ़ी प्रोग्राम के अंदर न सिर्फ ये कि एक सियासतदान के तौर पे शरीक हैं, एक पार्टी के सरबराह के तौर पे शरीक हैं, मगर 11 साल पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने वाले फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के एक फ़र्जंद के तौर पे भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो एजाज़ुल हक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा पाकिस्तान की आजकल की जो सियासत है उस हवाले से, मगर सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा कि बड़ा शायद आपको अजीब लगे कि एक शख्स जो कि 11 साल बतौर फ़ौजी हुक्मरान इस मुल्क में सियासत करता रहा, तो आपने क्यों सियासत की तरफ आने का फ़ैसला किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह भुट्टो ज़िंदा है तो जनरल ज़ियाउल हक भी ज़िंदा है, या आपकी सोच कुछ मुख्तलिफ है इस हवाले से? नहीं, देखें, वो तो जो मरूसियत की बात कर रहे हैं ना, वो तो मौका था उस वक्त जब शहादत हुई थी और जनाजा हुआ था और मर्द मोमिन मर्द हक के नारे लगे थे, और फिर वो मरूसियत वाला हिस्सा जो है वो चला गया नवाज शरीफ के खाते में। अगर उस लेगेसी को आप देखें तो अब आगे चलकर अगर उन्होंने अपनी सड़क तब्दील कर ली या रुख तब्दील कर लिया तो वो और बात है। क्योंकि मैं तो 88 का हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, और वो टाइम था जबकि सारे कह रहे थे कि जनाब आप आएँ सियासत में, लेकिन हमारी क्योंकि कमिटमेंट नहीं थी और तजर्बा नहीं था, तो इसलिए हम थोड़ा एक स्टेड ऑन द बैक फुट। और उस इलेक्शन में 88 के इलेक्शन में कुछ 24 हलकों में हम गए थे, और ऐसे ऐसे लोग जीत गए थे हमारे जाने की वजह से जिनका दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। तो 90 के इलेक्शन में फिर ये लोगों की मोहब्बत थी कि ज़बरदस्ती पकड़कर एक पिंडी में जलसा करवा दिया। और आपको पता है कि जब भी जलसे वलसे होते थे और कश्मीर डे होता था तो लोग उस जनरल साहब के नाम पे बहुत से लोग जो है वो निकल आते थे, और ये टसल फिर चलती रही। और 90 के इलेक्शन में मैं सियासत में आ गया, आप समझ लें। और उस तरह नहीं है जिस तरह के मतलब होना चाहिए था कि जी मैं उसको करता तो फिर ये सारे मैं चाहता तो सब पीछे लग जाते। लेकिन उस वक्त जो जल्दबाजी की हमने, अगर आपने बात शुरू की है तो ये की कि फ़ौरन हादसे के बाद हमने निशानदेही करनी शुरू कर दी, हमने सवाल पूछने शुरू कर दिए, और फिर थोड़ा सा बैरूनी प्रेशर भी आ गया और थोड़ा सा अंदरूनी प्रेशर भी आ गया। और मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे तो मेरी वालदा के पास बड़े बड़े लोग इस्टेब्लिशमेंट के 2-2.5 घंटे बैठे रहे कि इनको कन्विंस करेंगे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लोगों का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कहीं सियासत में आने का ऐलान न कर दें। तो इसलिए 88 के इलेक्शन से हम बाहर रहे थे। तो फिर सियासत जिसको फ़ौज ने कभी भी इबादत नहीं समझा, कम से कम सियासतदानों के लिए, अपने लिए तो शायद इबादत से भी ज़्यादा,
तो आपने क्यों सियासत में आने का फैसला किया? क्या अगर जनरल ज़िया-उल हक जिंदा होते तो आपको सियासत करने देते? और क्या जनरल साहब सियासतदानों को पसंद करते थे? इस कैरियर का आपने इंतखाब क्यों किया? क्यों लोगों से वोट मांगना आपने मुनासिब समझा, जबकि आपके वालिद गिरामी को 11 साल तक वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी? देखिए, एक तो उन्होंने हमें सियासत से भी दूर रखा और जो मामलात थे मुल्की सतह पर उनसे भी दूर रखा, और मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई हमारी इन दी मतलब हुक्मरानी के मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हुई और हमें दूर रखा। यानी मैं भी उस पूरे टेन्योर में मुल्क से बाहर रहा, मेरी बहनें भी बाहर रहीं, तो एक छोटा भाई जो था वो पढ़ रहा था उन दिनों में मेडिकल कॉलेज में और बहन भी पढ़ रही थी, तो उनकी ये मतलब तमन्ना नहीं थी कि हम लोग सियासत में आते, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत थी। और आप यकीन करें, मैं मतलब कोई वो नहीं कह रहा कि ये कोई अपनी कोई तारीफ़ करूं, कि आप यकीन करें हम तो घर भी नहीं था हमारे पास, हम चौधरी शुजात के घर में रह रहे थे और पिंडी के लोगों ने आकर हमें घर के सामने एक सड़क जो कहते हैं सर्विस लेन, उसको ब्लॉक करके जलसा कराया और ज़बरदस्ती, यानी कि और इतनी दुनिया आ गई वहाँ पर कि इस हलके को, पिंडी के हलके को कहा जाता था कि ये रावलपिंडी का लड़काना है, कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन हुआ फिर 90 का कि जिसमें मैं भी जीता और राजा बशारत जो कि मेरे MPA थे, जो कि 3 मरतबा पहले इलेक्शन में हार चुके थे, यानी 85 में और 88 में, और चेयरमैन रहे वो बल्दियाती मामलात के, तो वो भी जीत गए और मतलब जो बाकी 7 थे MPAs वो भी जीत गए। तो उस लिहाज से फिर जब एक दफ़ा सियासत में आ गए तो फिर आप उसी तरह हम चलते रहे बीच में। बहरहाल 1990 में तो IJI बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और आप IJI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, और ये वही 1990 का इलेक्शन है जिसके बारे में जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी के हल्फिया बयानात सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो इलेक्शन चोरी किया गया था। तो ये लोगों की मोहब्बत थी या जनरल हमीद गुल और उनके इस्टेब्लिशमेंट की और असलम बेग की मोहब्बत थी कि जिस इलेक्शन में पैसे भी बड़े पैमाने पे 14 करोड़ रुपया बांटा गया सियासतदानों में और सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पे उस इलेक्शन को एक चोरी शुदा इलेक्शन करार दिया था? तो ये किसकी मोहब्बत थी? ये 2 इलेक्शंस मैं 2 हलकों से लड़ा था, टोबा टेक सिंह से और रावलपिंडी से, और दोनों इलेक्शंस में जो है वो बिल्कुल मैं अब समझ लें कि मेरी जेब से जो है ना वो कोई ख़र्चा नहीं हुआ, लोगों ने खुद ही ख़र्चा किया था। लेकिन ये जो आपने बात की ना, ये बाद में मुझे मालूमात आई थी कि जनाब बड़े बड़े सियासतदान जो हैं उनके नाम उस एफिडेविट के अंदर गए हैं और आपने देखा होगा कि मेरा नाम उसमें नहीं है। हालांकि उस इलेक्शन में मैं उतना ही प्रोमिनेंट था जितने के हमारी उस वक्त की पार्टी के IJI के सरबराह थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उनको वहाँ बिठाने के लिए IJI में समीउल हक साहब को उस कुर्सी से उतार के इनको बिठाने के लिए, जिसमें हमीद गुल साहब ने बड़ा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं थी। तो ये भी तारीख गवाह है इस बात की कि जब वो पैसे बांटे गए 2.5 लाख 35 लाख बड़ी असामियों को, छोटियों को 2.5 लाख 5-5 लाख, तो वो 5 लाख रुपए जो है वो मेरे घर पे भी डिलीवर किए गए थे। अच्छा। और मैं मौजूद नहीं था, मेरी वालदा के पास वो छोड़ कर गए और उन्हें ये मालूम नहीं था कि उसके अंदर क्या है लिफाफे के अंदर। तो जब मैं घर आया तो वो उनका जी फलां शख्स आया था और वो ये छोड़ गया लिफाफा, ये देखो इसके अंदर क्या है। तो मैंने कहा इसके अंदर तो पैसे हैं। तो कहने लगी कि वो कह कर गए थे कि ये एजाजुल हक साहब के इलेक्शन के लिए हमने उनको कुछ चीज़ देनी है। तो वो समझी कोई फॉर्म शॉर्म होंगे। तो मैंने जब उन्हें बताया कि इसके अंदर तो पैसे हैं, 5 लाख रुपए रखे हुए उन दिनों में, 5 लाख रुपए तो आज के मेरे ख्याल में 50 लाख के बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त, यानी कि मेरी वालदा ने कहा कि हुनी जा तो हुनी वापस करके आ। और आप यकीन करें मैं वैसे ही निकला घर से और जो शख्स छोड़ कर गए थे उनको जाकर थमा दिया और मैं कहा कि आइंदा मेरे पास ये काम ना लेकर आना। इसीलिए उस एफिडेविट में आपने देखा होगा कि जो नाम है उसमें मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। आप कह रहे हैं कि उस लिफाफे में 5 लाख रुपए थे उस वक्त के? जनाब। अच्छा एजाजुल हक साहब, वैसे बतौर सियासतदान
बड़ी बात है और ये आपके बड़े सब्र के एक उम्दा मिसाल भी है और तहम्मुल की और पेशेंस की, बर्दाश्त की, कि जनरल ज़ियाउल हक को बहुत सख्त तनकीद भी की जाती है इस मुल्क में बतौर एक फ़ौजी हुक्मरान, एक डिक्टेटर, एक आमिर और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का भी इल्ज़ाम जनरल ज़ियाउल हक पे जाता है और बहुत से इल्ज़ाम दिए जाते हैं इसी पार्लियामेंट के अंदर जिसके आप रुकन हैं। मगर आपने कभी एक सियासी तदब्बर और तहम्मुल का साथ नहीं छोड़ा। तो कैसा लगता है आपको जब जनरल ज़ियाउल हक पे बतौर एक फ़ौजी हुक्मरान और फ़ौजी डिक्टेटर इतने सख्त अल्फाज में तनकीद की जाती है, तो आप बतौर सियासतदान उसको बर्दाश्त करते हैं या बतौर एक फर्जन? देखें, पहली बात तो अब आपने जब सवाल किया तो फिर मुझे उसका जवाब भी आप देने दें। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था और जो ये रेफरेंस किया है, ये तो एक समझ लें कि जुडिशल तमाशा लगाया गया। ये जो रेफरेंस इन्होंने दिया और जो 48 सफ़े का उसका आया है कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट, और ये जब दिया गया था शुरू में तो बार बार यही सवाल पूछा गया था जब बाबर साहब जो हैं, क्या नाम उनका, बाबर अवान साहब जब लेकर गए थे ये जरदारी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, तो उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जजेस यही पूछते रहे कि टेल अस वेदर देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट, और वो जवाब नहीं दे सके। इस रेफरेंस का जो अब 48 सफ़े का फैसला है उसमें नन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज़ बिन डिस्कस्ड। हाँ, ये कहा जी कि हो सकता है उनकी मुखालफत हो सकता है ये हो सकता है वो, किसी एक जज ने बाद में हाइंडसाइड में कोई बयान दे दिया। तो और दूसरी बात ये थी कि एक दफ़ा जो केस हो जाए उसका रिव्यू भी हो जाए और यूनानिमसली हो जाए रिव्यू, उसको आप खोल ही नहीं सकते। तो इसको 45 साल के बाद लाना एक गिमिक था, तमाशा था, जो कि मतलब लोगों को ये एक झूठा पैगाम दिया गया कि जनाब ये तो जुडिशल मर्डर हुआ था। तो जजेस भी माशाल्लाह आपको पता है आजकल के, तो आपके ख्याल में बात करते हैं जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में सुप्रीम कोर्ट और अदलिया आज़ाद थी और भुट्टो को जो सज़ा दी गई वो दुरुस्त थी? बिल्कुल, जो अदलिया ने सज़ा दी वो दुरुस्त थी। देखें, यूनानिमस फैसला आया हाई कोर्ट में, स्प्लिट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में और यूनानिमस फैसला आया रिव्यू में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो जज जिन्होंने फांसी की मुखालफत में दिया उसको जाके आगे जनरल ज़ियाउल हक ने ये अपॉइंट किया एज चीफ जस्टिस सलीम को, और जस्टिस अनवार जिन्होंने फांसी के हक में फैसला दिया था, ही डिडंट टेक द ओथ अंडर पीसीओ। तो उनको तो चाहिए था कि जस्टिस अनवार शुड हैव बीन द डार्लिंग ऑफ जनरल ज़िया के जी तुमने तो मेरे मंशा के मुताबिक ये कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे हम आप आर्ग्यू कर सकते हैं। एक केस जो कि ख़त्म हो जाए उसको एक रेफरेंस के तौर पर लाकर उसको बहस कर सकते हैं और उसमें कोई मतलब कि आप कानूनी नुक्ता भी नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। तो ये अपना नुक्ता नज़र है। मतलब जी, बहरहाल ये तो कानूनी मुशगाफियाँ हो गई जो वकला करते रहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ था या नहीं है। मगर मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि बतौर एक सियासतदान, ठीक है आप एक जनरल ज़ियाउल हक के फर्जंद हैं, 11 साल वो डिक्टेटर रहे, फौजी आमर रहे, तख्ता उलटा, ये तो तारीख़ का वो रिकॉर्ड है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसका कोई जवाब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मगर एक सियासतदान जो है वो अपनी सियासी जमात की जो बुनियाद रखता है उसमें वो एक डिक्टेटर के नाम से उसे मंसूब करता है। तो ये कुछ सबसे बड़ा मेरे ख्याल में सियासी जमात या सियासी अमल या जमहूरियत के साथ एक मजाक नहीं। ये देखें मतीउल्लाह जान साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ज़ियाउल हक साहब तो एक लेफ्टिनेंट से लेकर और एक पहुंचे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक और उनको मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। लेकिन वो तो एक फ़ौजी डिक्टेटर थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फ़ौजी थे, फ़ौजी ने टेक ओवर कर लिया। जो सिविलियन डिक्टेटर बने और दुनिया की तारीख में पहले, उसका जिक्र ही नहीं करते आप कि कभी ये भी आपने सुना था कि कोई सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। वो आकर इस मुल्क के अंदर, अब आप कहेंगे जी कोड़े पड़े, तो वहाँ पे भी बर्फ़ की सिलों पे लोगों को लटाया गया था और दिलाई कैंप बनाए गए थे और क्या क्या नहीं हुआ था उस मार्शल लॉ के
ज़माने में, जो कि एक सिविलियन डिक्टेटर का मार्शल लॉ था। तो आप ये कहते हैं कि तो जनरल ज़िया-उल-हक का तो मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात पे कि he was a army soldier and he was took a over. dictator. circumstances थे। आप मानते हैं कि ही वॉज अ डिक्टेटर और उन्होंने आइन को पामाल किया था? मैं बिल्कुल सस्पेंड किया था, आइन को पामाल तो नहीं किया था, सस्पेंड किया था। बट लेट अस लुक एट द सिचुएशन इन 1977 के मुल्क के 3 शहरों में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगाया था। चले बहरहाल एंड ही वाज टोल्ड कि आप अपने मामला, हाँ इसमें मतलब बड़ी लंबी बहस है। जी जी बिल्कुल, आपका सारा प्रोग्राम इसी में निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, कोई अच्छी बातें भी पूछ लें। ये तल्ख माजी है और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत सारे सवालात जो, क्योंकि हमारा बचपन तो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में हम बड़े हुए और जनरल ज़िया-उल-हक के दौर के बाद के जो मामला चलते रहे उसमें हमने फिर आगे प्रोफेशनली ग्रो किया, तो इसलिए बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में। बट एनीवे, अब मेरे ख्याल में हम आज की सियासत की तरफ भी आएंगे। We can do a one-on-one program। हाँ बिल्कुल, तभी आप चाहेंगे तो ये one-on-one प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवालात हैं, बट एनीवे अब हम आजकल के हालात की तरफ आएंगे, सवाल हो और हम अपने जवाब देंगे। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग एजाज़ुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। ये बताएं कि चलें, आप बतौर एक सियासतदान आपने एक पार्टी बनाई है और आप वाहिद रुकन हैं अपनी पार्टी के कौमी असम्बली में, और आपने मौजूदा हुकूमत का इत्तेहादी बनने को तरजीह दी अपोजिशन में रहने के। तो ज़्यादातर तो आप वैसे हुकूमत में ही रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद हारे या जीते, लेकिन अपोजिशन की सियासत आपने नहीं की। इसकी क्या वजह है? ये आपका ख्याल है, क्योंकि उस तरफ आपने तवज्जो नहीं दी कि जो 93 और 96 के दरमियान पीरियड था उसमें मैं 4 मरतबा जेल गया था। सही। और 25 दिन, 24 दिन, 18 दिन और अरेस्ट भी हुआ, थाने में भी बंद हुआ। तो ये कहना कि मैं हमेशा हुकूमत में रहा हूँ ये तो गलत बात है। लेकिन ये कि उस ज़माने की अपोजिशन और आज की अपोजिशन में बहुत फ़र्क था, और ये मैं बात कहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी और हम जेल में थे, लेकिन बाइज़्ज़त तौर पे हम जेल में थे। और जब मुझे वहाँ से छोड़ा गया था तो नसीरुल्लाह बाबर ने पूरी कोशिश की थी कि इसको वहीं से वापस अडयाला भेज दिया जाए जब मेरी बेल हुई, और MPO 90 के तहत जो है वो मुझे दोबारा बंद करने की कोशिश की। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे वट्टू साहब, उन्होंने मुदाखलत करके तो फिर मुझे कहा कि नहीं, हमने वापस MPO के तहत नहीं पकड़ा। तो एजाज़ुल हक साहब, आप खामोश क्यों हैं? इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल में हैं, कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की गई है, दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, लोगों को लापता भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी छुड़वाई गई, फौजी अदालतों के सामने 103 PTI के कारकुन और लोग गिरफ्तार हैं, उनसे सज़ाएं दी जा चुकी हैं। आप जैसे सियासतदान को इस हवाले से क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए, सिचुएशन इसलिए बड़ी वनरेबल है। पहली बात तो ये कि जो माजी में मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने जब पोजीशन काटी थी और जेलों में गए थे, उस वक्त बाइज़्ज़त तौर पर हम जेल गए थे। मतलब किसी ने हमें तंग नहीं किया था, किसी ने कोई मारधाड़ नहीं की थी, और मतलब जो टाइम था वहाँ हमने गुजारा और उसके बाद हम बेल से बाहर आ गए। अब थोड़ी सी बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बजाय अपोजिशन से लड़ने के अब डायरेक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, या की उन्होंने। माजी में ये होता था कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, आपस में दोनों एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है, तो लड़ते थे। जब जहाँ तक लड़ सकते थे लड़ते थे, फिर साजिश करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दूसरी हुकूमत ख़त्म कर देते थे। और इसी तरह 88 की 90 में ख़त्म हुई, 90 की 93 में ख़त्म हुई और वगैरह वगैरह। लेकिन तो आपके ख्याल में PTI को भी अब एस्टेब्लिशमेंट से मिलके, आपके ख्याल में PTI को भी अब एस्टेब्लिशमेंट से मिलके हुकूमत गिरानी चाहिए थी? नहीं, उन्होंने हुकूमत जब बनाई थी अपनी
पहली तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलके बनाई थी ना, ये कोई आसमान से तो नहीं गिरे थे। तो दोबारा आना चाहिए था ये जो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि माजी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर ठीक है, अगर आपकी कोई लड़ाई है तो उसमें फिर हम क्यों बीच में जाकर आपके साथ मिलकर वही काम करें जो आप करना चाह रहे हैं। हाँ, समझाने के लिए मैंने आखिरी दिनों में नवंबर की 3 तारीख तक जिस दिन गोली चली और इनको गोली लगी, उस दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि इनके और इस्टेब्लिशमेंट की जो है मामला ठीक हो जाएं, और उसकी वजह से मुझे 3 महीने जिला वतनी एक किस्म का सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा। 9 मई के बाद मैं 14 मई को यहाँ से निकला हूँ और फिर मैं अगस्त में वापस आने दिया गया। मेरा पासपोर्ट किसने आपको मजबूर किया पे था, ब्लैक क्या कोई धमकी दी गई, आपकी जान को खतरा था, क्या हुआ, क्यों मुल्क छोड़ के गए आप? नहीं, जान को खतरा नहीं था। हमारे पे केसेस बने, हमारे पे FIR कटी, मेरे पे FIA का केस अब मेरा पिछले साल 21 जून को ख़त्म हुआ है, अभी इस साल 21 जून को लास्ट ईयर केस ख़त्म हुआ है, जो 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा, जिसकी वजह से मुझे ECL पे डाला गया था, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था, और पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से ऑब्वियसली कि वो केस बना, और वो जाके बाद में 6 पेशियाँ जो हैं वो हाई कोर्ट में भावलपुर में और फिर उनके दफ्तरों में भुगतने के बाद वो केस खत्म हुआ। लेकिन आपने तो इमरान खान की पार्टी में अपनी पार्टी को जम करने का शायद ऐलान भी किया था, और फिर उसके बाद जरा सी मुश्किल पेश आई तो आपने एकदम से छोड़ दिया। नहीं, ये बिल्कुल यही देखें ना, यही तो गलत बातें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। मैंने उस वक्त बाहर निकल के जो पहली बात की थी, और खान साहब को भी यही कहा था, और खान साहब इधर ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं अभी, उनको ये कहा था कि हम मिलकर एज ए कोलिशन लाइक MMA लाइक अदर कोलिशंस इलेक्शन लड़ेंगे, और हो सकता है कि एक सिंबल पे लड़ें और हो सकता है कि आपके सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जमात मेरी जो है वो अपनी रहेगी और आपकी अपनी रहेगी। एंड ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। हाँ, वो एक जज्बाती सा शख्स आया था अंदर, जब खान साहब ने उसे कहा एजाज साहब को मुबारक दो, तो उसने कोने से झंडा उठा के तो मेरे गले में डाल दिया, तो सब ने कहा जी ये PTI में शामिल हो गए। उसके बाद फिर चिश्तिया का जलसा हुआ, जो सबसे बड़ा जलसा था, वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए, और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर, और ख़ुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार्ज जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था, जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया ना कि ये जो जंग है ये सियासी जंग नहीं है, ये ज़ाती है। अब उस ज़ाती जंग में आप अपनी पार्टी को भी पिसवाएं, उनको सजाएं भी दिलवाएं कि भाई आपने इसलिए कि आपको, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था जब वो अटक जेल में थे, उनको भी बड़ा गुस्सा था इस बात पे, जिस बात पे अभी खान साहब को गुस्सा है। ही विल कम अराउंड ऑल्सो इवेंचुअली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, वहाँ पर ऑन सर्टन इश्यूज, लेकिन जैसे आज फॉर एग्जांपल कि कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन आई है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को ऑन पेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ कश्मीर के मामले पे भी आपने पॉलिटिकल बहस शुरू कर दी, यानी इसको मुतनाज़ बनाया। तो हिंदुस्तान में और दीगर बाहर के मुल्कों में लोग देखकर हंस रहे होंगे कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं आपस में। तो चंद एक इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि न्यूक्लियर इशू है, कश्मीर का इशू है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इस पे सबको एक पेज पे होना चाहिए। जी हाँ, ये वो इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े के ये वो इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पे इन 3 इश्यूज के ऊपर सियासत भी की जाती है और फिर सियासी मुदाखलत भी की जाती है। तो ये इशू सियासी तौर पे तो बड़े हॉट इशू रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया जनाब एजाजुल हक। वेलकम बैक। एजाजुल हक साहब, आपने अपनी पार्टी की और अपनी एक वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में इस्तेमाल की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और क्या यही आप चाहते थे जो आज आप देख रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने काबू में कर लिया है? क्या अदलिया आज़ाद है? अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, अदलिया से आज़ाद तो कोई है नहीं। अदलिया तो जो चाहती है, जिसका मुंह काला करना चाहती है काला कर देती है, जिसका सफ़ेद
करना चाहती सफेद करें। नहीं, अभी की जो अदलिया है, जो आईनी बेंच बन गए, बात मैं अभी की अदलिया की बात कर रहा हूँ, इस अदलिया की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो दिल में आता है, चाहे वो सच हो वो झूठ हो, वो इस तरह कह देते हैं कि इसको लोग सच समझना शुरू कर लें। तो फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट क्यों दिया अगर ऐसी अदलिया बननी थी उसके बाद? वो मैंने कहा कि ये उस वजह से नहीं है, ये अदलिया अपने आप को सबसे ऊंचा समझती है, बालातर समझती है, और वो समझते हैं कि सब जो है ये हकीर हैं, ये हमारी राय है, हम जो चाहेंगे स्याह को सफ़ेद करें, सफ़ेद को स्याह करें। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने एग्जांपल मेरा सुना नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सेमिनार हो रहा है, टॉपिक कुछ और है, और उसमें आप चले जाते हैं एक हाथी का जिक्र करने कि वो हाथी जो अगवा करवाया गया श्रीलंका से आज से 50 साल पहले, और उसको अपने घर में ला के रखा गया, उसका जिक्र किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका जिक्र किया, और वो बिल्कुल झूठ पे मबनी यानी कि गुफ्तगू थी कि हाथी ज़रूर आया पाकिस्तान में, लेकिन एज ए गिफ्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लाइक पाकिस्तान गिव्स गिफ्ट्स टू विजिटिंग डिग्निटरीज। यहाँ पे घोड़े दिए जाते हैं, साहिवाल की गाय दी जाती है। इजाज़ुल हक साहब, मेरा मतलब पूछने का ये था कि जो आज की 26वीं आईनी तरमीम के बाद की, अभी मैं उस पर भी आता हूँ जी सर। 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा था जिस पे हमें एतराज़ था, वो तो मुसवदा सामने आया ही नहीं। मुसवदा तो PTI का और मौलाना फजल रहमान का सामने आया, उनसे पूछें आप। तो आपने किस मुसवदे को वोट दिया? आपने किसको वोट दिया? फिर मैंने उस मुसवदे को वोट दिया जो आखिरी मुसवदा था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने और PTI ने मिलकर तैयार किया था। अच्छा, तो ये वही मुसवदा है आप ये कह रहे हैं जो अब आइन का हिस्सा बन गया? 100% जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया, उनसे पूछ लें। लेकिन PTI ने तो वोट नहीं दिया, PTI ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको कि आप मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठकर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या PTI थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान की। मसलन वो ऐसा क्या करें, बाहर आ जाएंगे? वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी, और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बैठा के वापस लाया जाता। इसका जिक्र उन्होंने ख़ुद भी किया 1-2 प्रोग्राम में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है? ये किसने कहा? आप यही कह रहे हैं वो जब चाहेंगे। मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, जब इमरान खान चाहेंगे तो आप यही कह रहे हैं ना कि पहले भी नवाज शरीफ ने लड़ाई की, नहीं और फिर समझौता कर लिया, तो अब इमरान खान भी समझौता कर लें। यार देखें, उस वक्त मार्शल लॉ था मुल्क में, आज तो मार्शल लॉ नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जो टॉक्स हो रही थी, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही थी। तो आप ये नहीं मानते कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है? आप नहीं मानते इस बात को? आप इस तरह तो जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं।
क्योंकि ये एलानिया आप इसको मार्शल लॉ कहना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, क्या ये एक हाइब्रिड निज़ाम नहीं है आपके ख्याल में? ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में जिस निज़ाम को भी आप हाथ लगाएंगे ना, हाइब्रिड ही निकलेगा। चाहे T8 वाले को लगाएं, चाहे 90 वाले को, चाहे 93 वाले को, हर कोई हाइब्रिड ही होगा। या 2024 के 2018 वाला भी, 2018 वाला इलेक्शन भी RTS के जरिए हुए थे और वो भी हाइब्रिड थे। ठीक, वहाँ से लेकर 2014 से लेकर पनामा तक और पनामा से लेकर 2018 तक इलेक्शन, ये सारा हाइब्रिड निज़ाम था जिसको चलाने के लिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 9 साल लगे थे। तो आपके ख्याल में हाइब्रिड निज़ाम कामयाब निज़ाम है? हाइब्रिड निज़ाम कामयाब है? ये मैं तो नहीं समझता। कामयाब निज़ाम जब तक है जब तक के सियासतदान खुद नहीं समझेंगे कि हमने क्या निज़ाम लेकर आना है। जब ये एक तरफ एक दूसरे से हाथ मिला के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराने वाले जब स्याही सूखने से पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठकर अपनी NRO करवा रहे होंगे, तो फिर कैसे हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा इस मुल्क? चलें एजाज साहब, इनको तो छोड़ें, आखिर में ये बताते जाएं कि आपको जमहूरियत से मोहब्बत है या नफरत है? मुझे बहुत मोहब्बत है जमहूरियत से, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। लव यू सर। आसान काम तो नहीं है। लव यू सर। लोगों की मिन्नतें करना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।